औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर फिज़िक्स के तमाम स्टूडेंट्स को खुशामदीद। आज मैं आपके सामने एमसीक्यूज़ के सिलसिले का दूसरा चैप्टर जो कि फ़िज़िक्स का है, चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जिसका नाम है, इसके वो तमाम एमसीक्यूज़ जो पास पेपर में आए हैं उनको लेकर आया हूँ और उम्मीद करूँगा ये वीडियो आपके लिए बहुत कारआमद साबित होगी। गुजारिश आपसे ये है कि आप जब भी एमसीक्यूज़ को अंडरस्टैंड करें, उनके लॉजिक को समझें, तो आप कम से कम उसको ये ज़रूर समझें कि ये करेक्ट ऑप्शन सही क्यों है, उसको बुक से सर्च करें, और जो बाकी 3 गलत हैं वो गलत क्यों हैं इसको भी सर्च करें। तो अगर आप इस तरीके से हर एमसीक्यू को पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह ताला बोर्ड एग्ज़ाम में जो भी एमसीक्यू इस चैप्टर से आएगा आप होपफुली उसको करेक्ट कर लेंगे। आइए हम लोग आगाज़ करते हैं अपने एमसीक्यूज़ के सिलसिले का, चलते हैं आगे। तो यहाँ आपके सामने पहला सवाल आ रहा है जो कि पास्ट ईयर में 2-3 बार आ चुका है। आपने टॉपिक पढ़ा है चैप्टर 12 की थ्योरी में कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, और उसमें आपने 2 कॉम्बिनेशन पढ़े हैं, पैरेलल और सीरीज़। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि अगर 2 कैपेसिटर को सीरीज़ में लगा दिया जाए तो बताएं उनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या आएगी। तो इसके लिए मेरे बेटे आपने याद करना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है। याद रहे, सोल्यूशन समझाने के लिए है, एग्ज़ाम में आपको चॉइस उठानी है जो करेक्ट होगी। तो हमने सीरीज कॉम्बिनेशन में जाकर C1 और C2 की वैल्यूज़ को पुट कर दिया और फिर उसका एलसीएम लिया, और फिर इस तरीके से आखिर में आंसर रेसिप्रोकल होने के बाद 1.33 आ गया है जो कि आपकी पहली चॉइस दी हुई है। ये काम आप न्यूमेरिकल्स में भी कर चुके हैं। याद रहे, यहाँ पर जहाँ सीरीज लिखा है यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन भी आ सकता है, उसके लिए फॉर्मूला आपका सिंपल C1 + C2 ऐड हो जाएगा। चलते हैं आगे। मेरे बेटे ये अगला एमसीक्यू आपके सामने आ गया है चैप्टर 12 का, जिसमें पूछा जा रहा है कि बताइए कम से कम इलेक्ट्रिकल चार्ज अगर किसी बॉडी पर है या वो आइसोलेटेड फॉर्म में है तो वो एग्जिस्ट कितना करेगा, यानी मिनिमम पॉसिबल वैल्यू जो चार्ज की हो सकती है वो कितनी है। तो बेटे ये इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर है। नीचे मैंने मेंशन कर दिया है कि इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है उसकी वैल्यू 1.6 × 10⁻19 कूलम है, और ये वो मिनिमम पॉसिबल चार्ज है जो एग्जिस्ट कर सकता है। इससे कम चार्ज किसी बॉडी पर होगा तो उसको ज़ीरो माना जाएगा, यानी वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो बढ़ते हैं आगे। अगले सवाल पर आ गए। तो यहाँ डेफिनेशन आई हुई है पोटेंशियल डिफरेंस की, ये चैप्टर 12 में आपको मिल जाएगी। द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ यूनिट चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। यानी जब किसी चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगे और उसको डिस्प्लेस करा दे किसी दूसरे पॉइंट तक, तो इसमें इनकी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आ जाएगा, क्योंकि जहां इनिशियली वो होगा उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, आगे अगर उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी, तो इन दोनों जो डिफरेंस होगा ये कहलाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। चलते हैं आगे। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है और ये रिलेटेड है गॉस लॉ की सेकंड एप्लीकेशन से। अगर आपको याद आ जाए कि जहाँ हमने पढ़ा था कि हमने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकाली बिटवीन 2 अपोजिटली चार्ज प्लेट्स, तो आपको याद आया होगा कि वो सिंपल जो पहली वाली थी एक शीट की वो ये थी σ/2 ε0, और जब दोनों ऐड हो गई तो ये सेकंड ऑप्शन आ रहा था 2 चार्ज प्लेटों के दरमियान में अगर आप इंटेंसिटी निकालेंगे तो। लेकिन यहाँ पर इस एमसीक्यू के अंदर अगर आप गौर करें तो एक वर्ड दिया हुआ है इक्वल पॉजिटिव चार्ज, तो यहीं से आप समझ जाएं कि यहाँ पर अपोजिटली चार्ज प्लेट्स नहीं हैं, इसलिए वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगी बल्कि रिपेल करेंगी, और दरमियान में जो कोई चार्ज पार्टिकल प्रोटॉन आप रख देते हैं तो उस पर कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगी, क्योंकि दोनों शीट्स पॉजिटिवली चार्ज हैं और इक्वल यानी साइन है उनका। यहाँ पे अपोजिटली साइन होना ज़रूरी है, इसलिए इस ब्लैंक का आंसर आएगा 0, कि प्रोटॉन पर कोई फोर्स नहीं लगेगी। चलते हैं आगे।
तो इस क्वेश्चन में आपके सामने यहाँ पर कैपेसिटेंस से रिलेटेड एक एमसीक्यू आया है, जो कि आप टॉपिक याद भी कर चुके हैं कि पहले आपने एयर कैपेसिटर की वैल्यू बनाई थी, एक फॉर्मूला तैयार किया ए एप्सिलॉन अपॉन डी, और फिर आपने वहाँ पर एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाला जिससे उसकी कैपेसिटेंस में इजाफा हो गया। तो यहाँ पर इन्होंने जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाला है उसकी वैल्यू 2 दी हुई है, यानी एप्सिलॉन आर यहाँ पे 2 के बराबर है, और ये जो इनिशियल कैपेसिटेंस थी वो थी आपकी 20 माइक्रोफेराड। तो अब पूछ रहे हैं कि अब जो डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद नई कैपेसिटेंस आएगी वो कितनी होगी। तो हमने यहाँ पर सिंपल डाइलेक्ट्रिक मीडियम वाला फॉर्मूला लगा दिया, और इसमें ये पूरा सी के बराबर हमें 20 दिया हुआ है और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपको 2 दिया हुआ है। तो यूँ इसका आंसर आ गया 40 माइक्रोफेराड। थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट है। आगे चलते हैं। यहाँ पर आपके पास एक कन्वर्जन आ रही है जो आप फर्स्ट ईयर फिजिक्स में भी पढ़ चुके हैं कि 1 किलोवाट आर जो कि एनर्जी का यूनिट है, इसमें कितने जूल होंगे, यानी एक बहुत बड़ा यूनिट है ये, इसमें कितने जूल होंगे। तो ये कन्वर्ट करना है आपको। तो हमने क्या किया, किलो को हटा के 1000 लगा दिया, ये वॉट में आ गया, और आर को हटा के 3600 लगा दिया, तो ये सेकंड में आ गया। तो वॉट इंटू सेकेंड ये आपको जूल दे देगा, और ये वैल्यू आ रही है 3.6 इंटू 10 की पावर 6। तो ये आपका करेक्ट आंसर है कि 1 किलोवाट आवर में इतने जूल होते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो पहला ऑप्शन भी करेक्ट है और लास्ट ऑप्शन भी करेक्ट है कि यहाँ पे एक्सपोनेंशियल 5 के साथ 36 आया हुआ है। खैर एग्जाम में आपको पहले ब्लैंक समझ में आनी चाहिए, कोई एक ऑप्शन करेक्ट आ रहा होगा। चलते हैं आगे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है पैरेलल कॉम्बिनेशन के हवाले से। ये आपसे पूछ रहा है कि बताइए अगर हम 3 कैपेसिटर को या 2 कैपेसिटर को कनेक्ट कर दें पैरेलल में तो जो उनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगी उसके बारे में पूछ रहा है कि वो जो इंडिविजुअल कैपेसिटर होंगे उनमें जो सबसे बड़ी कैपेसिटेंस होगी, आप बताइए कि जो नेट कैपेसिटेंस आएगी क्या वो उससे बड़ी होगी या वो उस बड़ी वाली से छोटी होगी। यानी यहाँ ये सिंपल पूछना चाह रहे हैं कि जो नेट कैपेसिटेंस आएगी उसके बारे में सवाल है कि वो अंदर जो 3 कैपेसिटर कनेक्ट किए गए उनमें जो सबसे बड़ी उससे बड़ी होगी या उससे छोटी होगी। तो इसका जवाब ये है कि आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला याद रहना चाहिए, और इसमें आप देखें सिंपल तीनों ऐड हो रहे हैं, जो नेट आंसर आएगा वो इन तीनों से इंडिविजुअली जो वैल्यू होंगी उससे क्या आएगा, बड़ा आएगा। तो यहाँ ग्रेटेस्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं आगे। ये अगला क्वेश्चन सामने आ गया है और ये हमने ऊपर एक एमसीक्यू करा, वहां पर था कि 2 सेम इक्वल पॉजिटिव चार्ज थे, यहाँ पर 2 अपोजिटली चार्ज प्लेट हैं, इनके दरमियान इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू मांग रहा है। तो ये पूरा गॉस लॉ की सेकंड एप्लीकेशन कि दोनों शीट की जो इंटेंसिटी होगी उन दोनों को प्लस किया जाएगा। तो लास्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर बिकॉज यहाँ पर दोनों शीट अपोजिटली चार्ज हैं। चलते हैं आगे। तो बेटे आपके सामने अगला एमसीक्यू आ गया है और ये हम ऊपर भी करके आए कि अगर हम कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम प्लेट्स के दरमियान में कैपेसिटर के डाल देते हैं तो उससे चार्ज की स्टोरेज की एबिलिटी उसकी बढ़ जाती है। तो सवाल ये पूछ रहा है कि बताइए अगर हम डाइलेक्ट्रिक को डालेंगे तो उससे कैपेसिटेंस पे क्या फर्क पड़ेगा। तो ये फॉर्मूला भी यही कह रहा है कि जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम कैपेसिटेंस है वो एयर वाली से ज़्यादा आएगी। तो सवाल बहुत आसान हो गया कि यहाँ पे इंक्रीजिंग आएगा कि डाइलेक्ट्रिक मीडियम के आने से यहाँ पर पोलराइजेशन का प्रोसेस होता है और उसकी कैपेसिटेंस बढ़ जाती है। कैपेसिटर विल एक्यूमुलेट मोर चार्ज। चलते हैं आगे। इस एमसीक्यू में यहाँ पर पूछा जा रहा है कि बताइए अगर कैपेसिटर की जो प्लेट्स हैं उनके दरमियान जो डिस्टेंस है, जो सेपरेशन है, उसको डबल कर दिया जाए, 2 टाइम कर दी जाए, तो बताएं उसकी कैपेसिटेंस पे क्या फर्क पड़ेगा। तो नीचे मैंने फॉर्मूला मेंशन करा है कि C बराबर है A एप्सिलॉन अपॉन डी, और जो D डिवाइड में आ रहा है यही है वो सेपरेशन उन दोनों प्लेट्स की। तो अब अगर हम सेपरेशन को डबल करते हैं तो इसका इन्वर्स रिलेशन है कैपेसिटेंस के साथ, कैपेसिटेंस हाफ हो जाएगी। तो यही यहाँ लिखा हुआ है सेपरेशन में डबल की गई तो कैपेसिटेंस विल बिकम हाफ। तो हाफ इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू आपके सामने आ गया है 1 जूल पर कूलम इज
यानी कन्वर्जन मांग रहा है कि जूल आपको पता है एनर्जी का यूनिट है, वर्क का यूनिट है, और कूलम चार्ज का यूनिट है। तो ये डेफिनेशन कुछ बनती है वोल्टेज के हवाले से कि वर्क अपॉन चार्ज इज इक्वल टू वोल्टेज। तो वोल्टेज का यूनिट वोल्ट होता है, वर्क का यूनिट जूल और चार्ज का कूलम। तो ये दो यूनिट डिवाइड होकर वोल्ट बना रहे हैं जो कि एक ड्राइव यूनिट है। तो जूल पर कूलम इज इक्वल टू वोल्ट। थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव फॉरवर्ड। नंबर नेक्स्ट पर हम लोग आ गए हैं 12 पर। यहाँ पे वो लगा रहा है कूलम लॉ, यानी अगर आप सवाल को आराम से पढ़ें तो यहाँ पे कह रहा है कि दो पॉजिटिव चार्जेस हैं, अगर हम उनके दरमियान सेपरेशन को कम कर दें 1/2 यानी उसका आधा कर दें प्रीवियस डिस्टेंस का। जैसे कि आपने कूलम लॉ पढ़ा है कि दो चार्ज की सेपरेशन को r से शो किया जाता है, तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि अगर हम r को हाफ कर दें, 1/2 मीन्स हाफ ही है, तो आप बताएं जो उनके दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी अट्रैक्शन या रिपल्जन की, जैसे यहाँ से पॉजिटिव चार्ज है रिपल्जन की फोर्स, वो कितनी हो जाएगी। तो मैंने नीचे आपके सामने किया कि पहले लगाया कूलम लॉ, फिर यहाँ बताया कि इसका रिलेशन r² से इनवर्स आ रहा है। तो हमने यहाँ पर डिस्टेंस क्योंकि हाफ करा है तो हमने फॉर्मूले में गए और r को हमने रिप्लेस कर दिया r/2 से, और जो नई फोर्स आएगी उसको f' का नाम दे दिया। और अब इसके बाद r/2 पे स्क्वायर आया तो r²/4 हो गए, और ये 4 बाद में ऊपर आकर मल्टीप्लाई हो गया और दोबारा ये वही फोर्स बन गई। तो यहाँ मैंने बनाया कि f' जो नई फोर्स आई है वो 4 टाइम बढ़ जाएगी प्रीवियस फोर्स से। तो ये 4 टाइम इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। यहाँ पर कूलम चार्ज का यूनिट है और वोल्ट आपको पता है वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट है। ये बोल रहे हैं अगर इन दोनों यूनिट्स को डिवाइड किया जाए तो कौन सा नया यूनिट बनेगा, वो किस क्वांटिटी का यूनिट होगा। तो आपने टॉपिक पढ़ा था कैपेसिटेंस के हवाले से कि ये चार्ज की स्टोरेज की एबिलिटी है किसी कैपेसिटर की। तो यहाँ पर कूलम चार्ज हो गया पर वोल्ट, तो मैंने एक फॉर्मूला लिखा है कि Q बराबर है CV के, और फिर इसको अरेंज करा C के लिए तो Q/V। अब Q चार्ज का यूनिट कूलम आ गया, V वोल्टेज का वोल्ट आ गया। तो कूलम पर वोल्ट करेंगे तो ये फेराड बनता है जो कैपेसिटेंस का यूनिट है। तो एक्चुअली ये यूनिट बन जाएगा कैपेसिटी या कैपेसिटेंस का, जो कि फेराड के बराबर है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है कि ये इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो चैप्टर 12 में आपने पढ़ी है, स्टार्ट में ही मिलेगी आपको। तो ये पूछ रहा है कि नीचे दिए हुए 4 यूनिट में से कोई एक यूनिट ऐसा है जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का कभी भी नहीं हो सकता। हमें वो यूनिट पिक करना है कि कौन सा इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का यूनिट इन 4 में से नहीं है। इट मीन्स 3 होंगे, एक नहीं होगा, तो उसको पिक करना है। तो यहाँ पर मैंने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फॉर्मूला लिखा कि फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो ये F का यूनिट न्यूटन आ गया, चार्ज का कूलम आ गया, तो न्यूटन पर कूलम तो इसका यूनिट है, ये करेक्ट आंसर है पहला, यानी कि यूनिट है, करेक्ट आंसर नहीं है, ये इसका यूनिट है। ऐसे ही अगला जो है वो मैंने इस फॉर्मूले से बनाया है, ये चैप्टर 12 में आपको आगे जाके मिलेगा कि डेल्टा V वोल्टेज को शो कर रहा है, E इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को, R डिस्टेंस। तो इसको अगर अरेंज कर लें E के लिए तो वोल्टेज ऊपर डिस्टेंस नीचे, तो वोल्ट पर मीटर, यानी ये वाला ऑप्शन भी गलत है कि ये भी यूनिट है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का। और ऐसे ही लास्ट ऑप्शन अगर देखें जूल पर कूलम मीटर, तो मैंने यहाँ पर न्यूटन पर कूलम को लिया, मजीद इससे बनाया ये वाला ऑप्शन कि मीटर से मल्टीप्लाई कराया, मीटर से डिवाइड कराया, तो 1 मीटर ऊपर लग गया 1 मीटर नीचे। अब न्यूटन इंटू मीटर ये बराबर होता है जूल के, जबकि नीचे आ गया कूलम, ये C जो है ये कूलम का है, तो जूल पर कूलम मीटर, ये वाला ऑप्शन भी गलत है कि ये भी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का यूनिट है। इट मीन्स एक ही ऑप्शन रह गया, थर्ड ऑप्शन जूल पर कूलम, यानी वर्क अपॉन चार्ज। तो ये वोल्टेज का यूनिट बनेगा, लेकिन ये इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का यूनिट नहीं है। तो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल आ गया है चैप्टर 12 का सबसे लास्ट टॉपिक है इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इसको थोड़ा बुक से भी आप देख लीजिएगा, ये मैंने डायग्राम भी यहाँ पर शो की है इसकी
ये सर्कल्स जो आप देख रहे हैं दे आर कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। कि यहाँ पे अगर चार्ज मूव करता है तो उसको पूरे सर्कल में सेम पोटेंशियल मिलेगी, नीचे वाले में मूव करेगा तो फिर सेम पोटेंशियल, पूरा सर्कल जो कहलाएगा वो कहलाएगा इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो अब अगर हम उसमें चार्ज को मूव कराएं तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में इजाफा नहीं होगा, यानी यहाँ पर हम वर्डन अगर उसको मूव कराने में लगाते हैं तो वो क्या होगा, ज़ीरो। ये प्रॉपर्टी है इक्विपोटेंशियल सरफेस की कि उसमें अगर चार्ज घूमता रहेगा तो उस पर कोई वर्डन हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सब जगह पोटेंशियल क्या है, सेम है, तो यहाँ वर्डन ज़ीरो आएगा। चलते हैं आगे। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है कि नीचे हमें 4 क्वांटिटीज दी हुई हैं, उनमें से पिक करना है कि कोई एक ऐसी है जो कि स्केलर नहीं है यानी वेक्टर है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें एक ऑप्शन दिया हुआ है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, तो इसका फॉर्मूला फोर्स अपॉन चार्ज है। तो ये फोर्स क्योंकि अट्रैक्शन या रिपल्जन किसी की हो सकती है, इट हैज़ डायरेक्शन, तो ऐसी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी भी क्या होती है, डायरेक्शन होती है। तो ये स्केलर क्वांटिटी नहीं है। बाकी पोटेंशियल या ईएमएफ या इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये तीनों क्वांटिटी स्केलर हैं। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या है, वेक्टर। तो इट इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं आगे। ये नेक्स्ट एमसीक्यू आ गया जो कि न्यूमेरिकल भी आपने चैप्टर 12 में करा है इस टाइप का, कि हमने 2 पैरेलल प्लेट्स ली हैं और ये दोनों प्लेट्स के दरमियान में हमने यहाँ पर एक चार्ज रख दिया है। तो ये पूछा जा रहा है कि बताइए इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी उनके दरमियान में क्या होगी। इस सिचुएशन को हमें समझने के लिए मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाई है कि 2 प्लेट जैसे कैपेसिटर में होता है कि अपोजिटली चार्ज होती हैं, तो मैंने ऐसे इनको एक को प्लस ले लिया, एक को माइनस। और अब सिचुएशन ये है कि मोशनलेस का वर्ड आ रहा है, यानी चार्ज दोनों प्लेट के दरमियान में है लेकिन रेस्ट में है। तो ये जब भी मुमकिन हो पाएगा कि इक्विलिब्रियम कंडीशन अचीव हो जाए, डाउनवर्ड फोर्स और अपवर्ड फोर्स दोनों इक्वल हो जाएं, तो उस सूरत में चार्ज रेस्ट में रहेगा। और यहाँ पर आपके पास अगर आप इलेक्ट्रिक लाइन से देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड से, तो ये जो मैं दिखा रहा हूँ Fe, ये पॉजिटिव चार्ज हमें बीच में रखा हुआ है, तो ये पॉजिटिव उसको रिपेल करके ऊपर ले जाएगा और इट मीन्स कि ऊपर लग रही है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और अब जो चार्ज का अपना वेट है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, लेकिन ये इतनी सफिशिएंट फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कि वो उस वेट को बैलेंस कर रही है जब ये चार्ज मोशनलेस दरमियान में है। तो इस सिचुएशन में ये जब भी मुमकिन है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और वेट दोनों इक्वल हो जाएं। एफ का लगा दिया फॉर्मूला QE WmG, तो E यानी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी उनके दरमियान में इक्वल आ रही है mg अपॉन Q के। थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव फॉरवर्ड। यहाँ आपके सामने डेफिनेशन आ रही है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। ये फॉर्मूला नीचे मैंने मेंशन कर दिया है कि इट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड वेक्टर एरिया। तो E डॉट डेल्टा ए तो जनरेट करेगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स को, जिसका सिंबल हम फाई या डेल्टा फाई से शो करते हैं। ये बहुत आसान से एमसीक्यू है कि प्योरली डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। आगे चलते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू आपके सामने आ रहा है जिसमें ये पूछ रहा है बताइए एक कूलम चार्ज के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स की तादाद होती है। याद रहे इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं तो चार्ज बढ़ता है, तो यहाँ पर ये एक कूलम चार्ज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मांग रहा है। तो हमने ये फॉर्मूला न्यूमेरिकल में भी लगाया है चैप्टर 12 के अंदर कि टोटल चार्ज बड़ा होता है N × E, यानी चार्ज क्वांटाइज होता है, इलेक्ट्रॉन बढ़ते रहते हैं, चार्ज की मैग्नीट्यूड बढ़ती रहती है। तो यहाँ पर हमें दिया हुआ 1 कूलम, तो हमने Q को आके 1 रख दिया। N हमें निकालना है, E जो है वो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, वो हमने वैल्यू पुट कर दी, ये मल्टीप्लाई था नीचे लाके डिवाइड हो गया। तो अब ये जो नंबर आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन के, ये एक कूलम चार्ज के अंदर उनकी तादाद को शो कर रहे हैं। तो ये आपका आंसर आ गया है। थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो बेटा मैंने यहाँ पर आपके सामने तमाम वो एमसीक्यूज जो पास पेपर में चैप्टर 12 से आ चुके हैं उनको डिस्कस किया। उम्मीद करूँगा कि ये तमाम पूरा लेक्चर आपके बहुत काम आएगा और आप इसको समझेंगे। यानी मैं आपको भी कहूँगा कि आपको कोई एमसीक्यू कहीं पर तंग करे तो आप उसको बुक से जाके सर्च करें, और अगर ये आदत आपने डाल ली तो इंशाल्लाह ताला एग्जाम में जो एमसीक्यू आएगा वो आप कर पाएंगे। याद करने से बेहतर है इसको अंडरस्टैंड करें कि 3 ऑप्शन गलत क्यों हैं
और एक ऑप्शन सही क्यों है? फी अमानिल्लाह।